गुड मॉर्निंग क्लास। हम जो हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बाद, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर दो ध्रुवता का अंत करेंगे। ठीक है, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सच में इस चैप्टर में कुछ बातें जानने लायक हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं, एक बार उन पे नज़र लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दो ध्रुवता का अर्थ क्या होता है, बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताएं या उसके दोष, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, मिखाइल गोर्बाचोव की क्या नीतियां रहीं, शॉक थेरेपी क्या है, उसके क्या परिणाम थे, एक ध्रुवता का अर्थ, अमेरिका वर्चस्व, खाड़ी युद्ध और अरब बसंत या अरब स्प्रिंग इसको कहें। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है बेटा कि सेकंड चैप्टर में कुछ चेंजेस हैं। जो लास्ट ईयर यानी 2020 सेशन 2019 से 2020 के बीच में हमारा कुछ सिलेबस चेंज हुआ था, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर ऐड कर लिए। ठीक है, अमेरिका वर्सेस खाड़ी युद्ध, अफगान संकट, CIS, अरब स्प्रिंग, इन चैप्टर्स को जो है सेकंड चैप्टर यानी दो ध्रुवता के अंत में ऐड कर लिया गया है। तो आप लोग ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दो ध्रुवता का अर्थ क्या होता है। तो दरअसल बेटा ध्रुव जो होते हैं पोल्स, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अर्थ के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। तो शीत युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया था। एक ध्रुव था USA जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी, और एक ध्रुव था USSR जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, तो पूरा विश्व या उसके जो देश हैं, ठीक है, उनमें से कुछ देश USA के खेमे में होते थे, कुछ देश USSR के खेमे में होते थे। ऐसा लगने लगा था कि विश्व में जितने भी देश हैं, आधे USA की तरफ जाना चाहते हैं और आधे USSR की तरफ जाना चाहते हैं। यानी ऐसा लगने लगा था कि दो खेमों में ही दुनिया बट के रह गई है, साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, USSR और अमेरिका। ठीक है, इसी को दो ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह व्यवस्था जिसके अंदर विश्व के अधिकांश देश या तो अमेरिका के साथ रहेंगे या सोवियत संघ के साथ, यानी विश्व जो है दो गुटों में बट गया था, और इसी व्यवस्था को दो ध्रुवीय व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी ये आपको अब पता चल गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं बर्लिन की दीवार की तरफ। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्योंकि जर्मनी जो है ध्रुवीय राष्ट्रों में से एक था और उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तो जर्मनी पर किस प्रकार से अपने कब्ज़े को कैसे इन दोनों देशों ने प्रयास किया, कैसे इन दोनों विचारधाराओं ने इस पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश की, ये हमें बर्लिन की दीवार बताती है। एक देश का विघटन हो गया, एक देश का बंटवारा हो गया, एक देश का विभाजन हो गया। ठीक है, सिर्फ इन दो विचारधाराओं के ही कारण है। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, वो किसके पास रहे, पूर्वी जर्मनी के पास, पश्चिमी जर्मनी के पास, ये डिसाइड नहीं हो पाया। उसकी राजधानी में एक दीवार बना दी गई। ठीक है, ये जो बर्लिन की दीवार थी, ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक थी, तो ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, यानी ये दीवार पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। ठीक है, ये 150 से ज़्यादा, इसकी क्या विशेषता थी इस दीवार की, ये 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। यानी वास्तव में कोई काल्पनिक दीवार नहीं थी, कोई काल्पनिक रेखा नहीं थी, ये वास्तव में एक दीवार थी। ठीक है, ईंट पत्थरों से बनी हुई दीवार जो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही। ये दीवार 1961 में बनी। ठीक है, और 9 नवंबर 1989 को जब सोवियत संघ थोड़ा सा वीक हो गया, खुद को संभालने की ताकत उसके अंदर नहीं रही, तो जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया। ठीक है, जनता ने इस दीवार को तोड़ा और आपस में मिलने लगे। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ा गया और बनाया कब गया था, 1961 के दौरान। ठीक है, उसके बाद इससे जर्मनी के एकीकरण से साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हुई। यानी जैसे ही जर्मनी की बर्लिन दीवार टूटी, उसके बाद जो है ऐसा लगने लगा कि साम्यवादी खेमे का शायद अंत आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सोवियत संघ का गठन। हम सोवियत संघ के बारे में बात करते रहते हैं।
ठीक है। तो ये सोवियत संघ आखिर है क्या? दरअसल 1917 में रशिया में एक क्रांति हुई जिसको बोल्शविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शविक का मतलब है ज़्यादा लोगों के द्वारा जो क्रांति की गई है। बोल्शविक मतलब बहुसंख्यक, ठीक है। तो ये जो क्रांति थी ये उस समय के शासन के विरुद्ध थी, ठीक है। उस समय जो भी अभिजात वर्गों के द्वारा शासन किया जा रहा था, ठीक है, उसके विरुद्ध थी। इस क्रांति का मकसद था समाज में समानता या फिर समतामूलक समाज की स्थापना करना। ये लेनिन के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। 1917 में ये क्रांति की गई थी, बोल्शविक क्रांति। इसी क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ का गठन होता है, ठीक है। उस समय रशिया में ये क्रांति होती है और बाद में वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था का प्रचलन होता है और यूएसएसआर का निर्माण होता है। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है इसको ज़रूर आप याद कर लेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। यानी यूएसएसआर का पूरा नाम आप लोगों को ज़रूरी है याद करना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। या फिर हम कहें समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, ठीक है। इसके अंदर 15 गणराज्य थे, यानी 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूएसएसआर के अंदर कितने गणराज्य थे, तो 15 गणराज्य थे, ठीक है। इसकी जो क्रांति हुई थी 1917 में, जो क्रांति हुई थी समाजवादी क्रांति के बाद जो सोवियत संघ या सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया, ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों को लेकर या फिर समतामूलक समाज की ज़रूरत से। समतामूलक समाज, इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स कि समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, ठीक है। किसी अमीर गरीब के भेद को ये कम करने की बात करते थे। कार्ल मार्क्स के विचारों से ये प्रेरित थी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानियों की जड़ पूंजीवाद में है। जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा तब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। उन्हीं के विचारों से ये प्रेरित थी जो हमारी बोल्शविक क्रांति थी 1917 में जो हुई, ये करीब 6 साल तक चली, 1923 तक ये क्रांति चली, ठीक है। तो 1917 की क्रांति कार्ल मार्क्स के आदर्शों को लेकर लेनिन के द्वारा की गई, ठीक है, जिसमें जार निकोलस सेकंड के विरुद्ध जो एक निरंकुश शासक था उसके विरुद्ध ये क्रांति जो है चलाई गई और इसी प्रकार यूएसएसआर का गठन होता है। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली, जैसे मैंने आपको बोला कि सोवियत संघ का निर्माण जो है 1917 की बोल्शविक क्रांति के बाद हुआ और यही सोवियत प्रणाली की नींव थी, क्योंकि इस सोवियत प्रणाली के अंदर समाजवाद के आदर्शों को डाला गया। इसकी नींव के अंदर एक समतामूलक समाज की स्थापना की ये बात करता है, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि इसका निर्माण जो है, सोवियत प्रणाली का निर्माण 1917 की महान बोल्शविक क्रांति के बाद हुआ, जो समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी, जो कार्ल मार्क्स के आदर्शों को लेकर बनाई गई, ठीक है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और इसका उद्देश्य जो है एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था, ठीक है। अब सोवियत प्रणाली एक मॉडल या फिर एक अनुकरणी या फिर कई रोल मॉडल इसको क्यों कहा जाता है, तो इसके कई सारे रीजंस थे, ठीक है। पहला इसका रीज़न है सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा उन्नत थी, बहुत ज़्यादा क्या कहें प्रोग्रेसिव थी। उसके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे जिसके अंदर खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, यानी एक बहुत बड़े कच्चे माल का, प्राकृतिक संसाधनों का इसके अंदर जमावड़ा था, ठीक है। इसी कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के पास एक व्यापक मशीन उत्पादन तंत्र था जिससे ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी आवागमन की सुविधा पहुंचा सकते थे, ठीक है। ये प्रणाली सुविकसित और एकीकृत थी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता, यानी यहाँ पर हर चीज़ पिन से लेके कार तक एक एक चीज़ सोवियत प्रणाली के अंदर ये बात है कि सोवियत संघ एक एक चीज़ खुद उसका उत्पादन करता था, बाहर से किसी चीज़ का आयात नहीं करता था, जिसके कारण वो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन पाए, ठीक है। सोवियत संघ अपने सभी नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करता था। सरकार बुनियादी ज़रूरतों की सभी चीज़ें, चाहे वो शिक्षा हो, बच्चों की देखभाल हो, लोक कल्याण की चीज़ें हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, ये सब चीज़ें रियायती दर पर यानी बहुत ही मिनिमम रेट्स पर लोगों को उपलब्ध कराती थी ताकि लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। इसके अंदर बेरोज़गारी लगभग ना के बराबर थी, ठीक है।
सोवियत संघ जो ये हमारी व्यवस्था है, जो सोवियत व्यवस्था है, जो सोवियत प्रणाली है, इसके अंदर क्या खास बात थी कि रोज़गार लगभग ना के बराबर, बेरोज़गारी लगभग ना के बराबर थी। रीज़न यही है कि यहाँ पर आवश्यकता अनुसार वेतन और योग्यता अनुसार कार्य मिलता था। सभी को यहाँ पे निजी संपत्ति का विरोध किया गया, ठीक है, जिसके कारण ये ना हो कि सब लोग, कोई एक ही व्यक्ति या एक ही वर्ग जो है अमीर बनता चला जाए, ठीक है। यहाँ पे समानता पर बेसिकली जोर था, बेरोज़गारी नहीं थी, सभी को या फिर कई काम का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। संपत्ति पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि निजी संपत्ति का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। भूमि और अन्य उत्पादक पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी और सभी के लिए आर्थिक निर्णय जो भी लिए जाते थे वो समाज को ध्यान में रखकर लिए जाते कि इस जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे, आर्थिक डिसीजन लेंगे, वो समाज के लोगों को किस प्रकार हेल्प करेगा। यानी अगर हम कोई भी योजना बना रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में है, रोज़गार के क्षेत्र में है, क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर हमें कोई एक फैक्ट्री का निर्माण करना है तो वो देखना पड़ता है कि क्या वो फैक्ट्री लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अगर हम एक कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई आर्थिक मसले पर या फिर आर्थिक बात करते हैं, कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं, कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, ठीक है, कोई टैक्स की दर बढ़ाना या उसको कम करना, ये इस बात को देख के ध्यान में लिया जाता था कि समाज पर वो क्या असर डालती है और समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित वो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नियोजित अर्थव्यवस्था यहाँ पर होती थी। नियोजन का अर्थ जैसे पता है आपको कि जितने भी वर्तमान में देश में संसाधन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजना बनाना, जिस चीज़ की कमी है उस पर ज़्यादा फोकस करना, जो प्रचुर मात्रा में है, जिसकी अच्छी कंडीशन है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, ठीक है। और ये चूँकि नियोजित व्यवस्था थी, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती थी। और फिर जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती थी। तो ये नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करता है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था एक प्लान तरीके से कार्य करती थी, ठीक है। कितने संसाधन हैं उसके हिसाब से आगे योजना अपनी बनाती थी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मिल्कियत, यानी मालिकाना का हक जो है राज्य का स्वामित्व था उस पर, यानी लोगों की निजी संपत्ति रखने का अधिकार यहाँ नहीं दिया गया था। इसी कारण सोवियत व्यवस्था जो है एक रोल मॉडल या फिर उत्तम दर्जे की व्यवस्था थी, ठीक है। अब इसकी कुछ राजनीतिक विशेषताएं भी थी सोवियत प्रणाली की। सबसे पहले सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, जो साम्यवादी शासन प्रणाली के आधार पर एक छत्र शासन करती थी। यानी यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था, दूसरी पार्टी यहाँ नहीं थी। यहाँ पे किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की कोई जगह नहीं है, ठीक है, कोई जगह नहीं होती थी। यहाँ पे सिर्फ केवल एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी। दूसरा, निजी संपत्ति को समाप्त करने के लिए और पूंजीवादी और व्यापार का विरोध ये करते थे। तो इसीलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, क्योंकि इससे समाज में संतुलन बनाए रखे जा सकता था। अगर निजी संपत्ति का ये समर्थन करते पूंजीवादी व्यवस्था की जगह, तो यहाँ पर भी अमीर गरीब के भेद की होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इस प्रणाली ने नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक उनकी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी चीज़ों की मुहैया कराने की पूरी कोशिश की। उनको ये सुविधाएं रियायती दरों पर दी गई, ठीक है। तो ये सोवियत संघ का इतिहास है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी 1923 तक वो चली। 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व जो है जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया गया, ठीक है। इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ मजबूत हुआ। जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953, ठीक है। इनके द्वारा क्या कार्य किए गए? इन्होंने उद्योग को बढ़ावा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, यानी निजी खेती को हटा दिया, ठीक है। अब आप बात बोलोगे कि मैम सोवियत प्रणाली इतनी अच्छी थी तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन होने की कई रीज़न थे, क्योंकि सोवियत प्रणाली में कई दोष भी थे, ठीक है। सोवियत प्रणाली आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक कि समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, समतामूलक समाज की
बात करती थी। ये नागरिकों न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित कराती थी। ये सभी संसाधनों और परिस्थितियों को देखकर जो है नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करती थी। यहाँ पर सभी संसाधन संपत्तियाँ जो है सरकार के नियंत्रण में थी। ठीक है, व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन मिलता था। नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण की दृष्टि से कार्य करने, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए कल्याण के कार्य किए जाते थे, बेरोजगारी ना के बराबर। ये हमारी सोवियत प्रणाली थी। अब इस प्रणाली में दोष क्या थे? सबसे पहला दोष इसमें कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करती थी। लोगों को उनके विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि लोगों को उनके विचार रखने की या फिर उनके विचारों की स्वतंत्रता मिले। वो क्या बोलना चाहते हैं सरकार की नीतियों के बारे में या फिर अपने विचार उनके क्या हैं किसी भी पॉलिटिकल इशू के बारे में, वहाँ पे आज़ादी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं था। दूसरा है, यहाँ पर एक दल का ही प्रभुत्व था। यहाँ पर सिर्फ आपने अपने पहले भी देखा पीछे, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी था, कोई विपक्ष नहीं था, कोई उसकी टक्कर देने वाला कोई अन्य दल नहीं होता था। नेक्स्ट है 15 गणराज्य। ये 15 गणराज्यों का समूह था जैसे बताया गया है, और 15 गणराज्यों की अलग अलग सभ्यता संस्कृति थी। लेकिन सोवियत प्रणाली के अंतर्गत इन 15 गणराज्यों को एक ही जैसी संस्कृति को फॉलो करना पड़ता था, एक ही जैसे विचारों को फॉलो करना पड़ता था, जिसके कारण इन छोटे छोटे गणराज्यों में जो इनके खुद के जो भी रीति रिवाज या जो इनकी थोड़ी बहुत भी जो इनका झुकाव होता था जिस भी बात की तरफ, वो कहीं ना कहीं दबकर रह गया, जिसके कारण इन 15 गणराज्यों में कुछ ठेस या कुछ टीस थी। ठीक है, जो धीरे धीरे बाद में आगे बढ़ती चली गई। नौकरशाही का दबदबा बहुत ज़्यादा था। नौकरशाही जो पॉलिसीज़ डिसाइड करना या फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, आम लोगों से बात ना करना, खुद को जो है सुपर पावर समझना, तो ये चीज़ें नौकरशाही का आना जो है सोवियत संघ के विघटन का भी बहुत बड़ा कारण बना। सोवियत संघ में सभी संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। ठीक है, कोई भी संस्था जो है बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रही थी। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जितनी मांग थी, क्योंकि सब कुछ ये खुद ही सब कुछ उत्पादक बना हुआ था, सभी चीज़ों का उत्पादन करता था, लेकिन इन संस्थाओं में कुछ सुधार की ज़रूरत थी। साथ ही साथ राजनीतिक संस्थाओं में भी कुछ सुधार की ज़रूरत थी। उन्हें ज़्यादा लोगों के करीब आने की ज़रूरत थी, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट है रूस का प्रभुत्व। क्योंकि पहले ही बोला है कि जो क्रांति थी रूस से स्टार्ट हुई और मेन दबदबा इसमें रशिया का था, तो रूस का, क्योंकि वो 15 गणराज्यों में शामिल एक गणराज्य था, लेकिन रूस का दबदबा ज़्यादा होने के कारण भी अन्य गणराज्यों को दिक्कत होती थी। तो ये रीजंस थे सोवियत प्रणाली के या फिर दोष के उसके, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हुआ। ठीक है, और शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा सोवियत संघ पर? ज़रूर उसका प्रभाव पड़ा है। हथियारों के निर्माण पर उसने ज़्यादा खर्चा किया। ठीक है, हद से ज़्यादा खर्चा किया। कभी इधर युद्ध में शामिल होना, कभी वियतनाम युद्ध में शामिल, कभी कोरिया संकट में शामिल, कभी अफ़गान संकट में शामिल। तो इन सभी चीज़ों में शामिल होकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पूंजी को जो है हथियार के निर्माण में खर्च किया, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था रुक गई। जितना उसके उपभोक्ता की मांग थी उससे बहुत कम जो है यहाँ पे चीज़ों का उत्पादन होने लगा। वो हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो अन्य देशों से पिछड़ने लगा, अन्य पूंजीवादी देशों से वो पिछड़ने लगा। उसकी ग्रोथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर कहें उत्पादन के क्षेत्र में वो कम होने लगी। विकास, उसका जो विकास है वो पीछे जाने लगा। ठीक है, विकास की गति कम हुई तो लोगों के अंदर जो है बेचैनी बढ़ने लगी। लोगों को जो है पता चलने लगा कि पूंजीवादी देश जो है एक बेहतर स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो लोगों के अंदर जो है रोष और पूंजीवादी देशों के प्रति एक आशा की किरण जागने लगी। ठीक है, तो इस कारण जो है सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। ठीक है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचोव जो 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, ठीक है, उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की सोवियत प्रणाली के अंतर्गत, सोवियत संघ के अंतर्गत, जो उसको पहले से जो उसका एक स्वरूप चला आ रहा है सोवियत प्रणाली का, उससे थोड़ा बहुत उसको चेंज करने की कोशिश थी। ये चेंज इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि
मिखाइल गोर्बाचोव चाहते थे कि सोवियत संघ का एक थोड़ा सा नए तरीके से उसका एक रिनोवेशन होते थे घर का, तो मतलब सोवियत संघ में भी कुछ चेंजेस लाया जाए ताकि ये व्यवस्था लोगों के विश्वास का पात्र बन सके, लोग इसमें खुशी खुशी रह सकें। तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में जानते हैं। ये कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के यानी यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलापन आर्थिक व राजनीतिक सुधार किए। ठीक है। इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफ़गानिस्तान से और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। रीज़न क्या था? वहाँ पे बहुत अधिक आर्थिक रूप से इनको बर्डन पड़ रहा था। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किया और शीत युद्ध की समाप्ति की। जर्मनी का एकीकरण से ही शीत युद्ध की समाप्ति के संकेत मिल जाते हैं। इनके ऊपर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता कि अगर ये नीतियाँ ना लेके आते, लोगों को इतनी छूट ना मिलती, तो शायद सोवियत संघ का विघटन ना होता। तो इनके द्वारा जो नीतियाँ चलाई गई, ठीक है, वो क्या था? गोर्बाचोव की सुधार की नीतियाँ। सबसे पहली है ग्लासनोस्त, खुलापन या पारदर्शिता। दूसरी है पेरेस्ट्रोइका, जिसने सोवियत संघ के राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की बात की है। पश्चिम के देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने के पर इन्होंने फोकस किया। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध को कम किया। ये कुछ इनकी नीतियाँ थी, कुछ सुधार की नीतियाँ थी जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरेस्ट्रोइका। ठीक है। पेरेस्ट्रोइका क्या है? पेरेस्ट्रोइका जो है एक रशियन शब्द है जिसका आधार है, इसका अर्थ है पुनर्निर्माण। ठीक है। तो पुनर्निर्माण में ये जो बेसिकली है ये राजनीतिक क्षेत्र में किया गया था। ठीक है। यूएसएसआर के विभिन्न मंत्रियों को कार्य करने की आज़ादी थी, यानी वो लोग अपनी सोच से, अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सकते थे। ठीक है। उन्हें अपने सोच को प्रदर्शित करने का मौका दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है बाज़ार व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। ठीक है। इन्होंने उदारवादी व्यवस्था के कुछ तत्व अपनी बाज़ार व्यवस्था में डाले, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि नागरिकों के हितों व उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। यानी इन्होंने पश्चिम या कहे पूंजीवाद के गुणों को इसमें शामिल करने की कोशिश की, क्योंकि ये पुनर्निर्माण करना चाहते थे राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का। ठीक है। तो राजनीतिक क्षेत्रों में इन्होंने मंत्रियों को थोड़ी आज़ादी दी कि मंत्रियों को ये बेहतर तरीके से वो अपनी जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उनको इसकी आज़ादी दी जाए। दूसरा, बाज़ार व्यवस्था में कुछ चेंजेस लाए जाएं, कुछ उदारवादी व्यवस्था के कुछ तत्व इसमें शामिल किए जाएं। हर चीज़ का कंट्रोल केवल समाज के या फिर राज्यों के पास नहीं होना चाहिए। उदारवादी व्यवस्था के अगर हम कुछ गुण लाएंगे तो शायद नागरिकों के हितों और आकांक्षाओं की कुछ पूर्ति की जा सके। तो ये जो पुनर्निर्माण था ये राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्लासनोस्त यानी पारदर्शिता या फिर कहें खुलापन। ठीक है। ये पारदर्शिता किस में चाहिए थी? ये पारदर्शिता या फिर ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी हम लोगों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जो भी सरकारी कार्यालय थे। ठीक है। वहाँ पर जो भी कार्य होता था उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने की, लोगों की सहमति की कोई या फिर उनकी विचारों की, उनके मतों की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अगर कोई नीति निर्णय लिया गया तो लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चन करने का भी कोई हक नहीं था। तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मतलब यही है कि सोवियत संघ की नीतियों में खुलापन और सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, लोगों को सरकार की उन नीतियों की आलोचना करना, उन पर चर्चा करना, उनका समाधान ढूंढना और उनके दोषों के उपाय यानी उन दोषों को दूर करने के उपाय किए जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये इनका मानना था। यानी मिखाइल गोर्बाचोव चाहते थे कि सरकार की जो भी नीतियाँ बनती हैं लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, खुलापन आए, एक पारदर्शिता है, लोगों से छुपकर या चुपचाप कोई नीति बना के उसको एकदम से ये ना बोल दिया जाए कि ये नीति बन गई। नहीं, नीतियों में लोगों के पार्टिसिपेशन की, उनके मतों की ज़रूरत होनी चाहिए लोगों के, तभी उन चीज़ों को फॉलो करेगा वो। ठीक है। ये चीज़ वो चाहते थे। ये चाहते थे कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें जनता को बताया जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि लागू हुआ
और ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को नीति निर्माण के फैसलों में, समस्याओं के समाधान में, चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये उनकी नीतियाँ थी, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार वो करना चाहते थे, ठीक है। हथियारों की जो दौड़ है उस पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना चाहते थे। तो ये नीतियाँ थी मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा जो चलाई गई। हालांकि ये नीतियाँ के दो परिणाम निकले। पहला तो जो लोग काफ़ी समय से सोवियत प्रणाली के अंदर रहते थे, उन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों का विरोध किया, यानी उनके खुद के लोग ही उनके अगेंस्ट हुए, यानी खुद के जो उनके मंत्री वगैरह थे वो उनके अगेंस्ट हुए। साथ ही साथ लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने ये खुलापन, ये बातें तो बता दी, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं कर पाए और लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था। लोगों को लगता था कि ये चीज़ें जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसके कारण लोग भी उनसे रुष्ट हो गए कि ये क्या नीति है। क्योंकि अब ऑब्वियसली वो थोड़े बहुत खुल गए थे, तो नीतियों की आलोचना करना वो लगने लगे। पहले तो डर के रहते थे और जो उनके नेता, जो साथ में साथी थे, वो यही चाहते थे कि इनको, जनता को हम लोग केवल स्ट्रिक्टनेस के माध्यम से ही बांधे रख सकते हैं। ये जो खुलापन ये दे रहे हैं, इससे जनता बेकाबू हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया गया। लोग बेचैन थे। पश्चिमी या पूंजीवादी देशों की अच्छी बातों को वो सुन चुके थे, उनको जान चुके थे, तो उनको वैसे भी उस तरफ आकर्षण ज़्यादा हो रहा था। तो उनको ये लगता था कि ये चीज़ें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, और अगर नहीं हो पा रही इसका मतलब कोई इनमें बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो ये रीजंस थे जिसके लोगों ने इन पर जो है सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी लगाया। किसके ऊपर? मिखाइल गोर्बाचोव के ऊपर। नेक्स्ट, तो अब सोवियत संघ के विघटन के कारण भी यही बनेंगे, ठीक है। पहला, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति ना होना। राजनीतिक कैसे कि वहाँ पे एक ही दल था, लोगों को नीतियों के बारे में बोलने नहीं दिया जाता था, फैसले लेने की आज़ादी नहीं थी। आर्थिक आकांक्षाएं कैसे? हर चीज़ का निर्माण यहाँ पे होता था। अगर लोगों को ज़्यादा की नीड है और वहाँ पे बनी रही चीज़ें उतनी कम बन रही है, तो लोगों की आर्थिक आकांक्षाएँ भी पूरी नहीं हो पाती थी। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने से जो कैपेबल लोग हैं उनको शायद आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अगर लोगों के अंदर निजी संपत्ति को रखने की भावना है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी जा रही थी, जिसके अंदर लोगों की आर्थिक आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो रही थी। नौकरशाही का शिकंजा जो है वो बहुत ज़्यादा कस चुका था। नौकरशाही के इशारों पर ही नीतियाँ, फैसले निर्माण किए जाते थे और नौकरशाही खुद को जनता से काट कर रखते थे। कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश नहीं था, वो निरंकुश थी। वो अपना जो है कार्य जो है बेधड़क होकर करती थी, किसी को कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं था। इसलिए ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण था। परमाणु हथियारों पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी संसाधनों का ज़्यादातर उपयोग परमाणु हथियार को बनाने में, उसको यूज़ करने में किया जाता था। इन संसाधनों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए, लोगों के आगे उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नहीं किया जाता था, जिससे लोग रुष्ट थे। रूस की प्रभुता थी, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंदर 15 गणराज्यों में रूस को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो एक तो बड़ा स्टेट था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। गोर्बाचोव द्वारा जो सुधार किए गए उससे भी लोगों के अंदर इम्पेशेंस बढ़ गया और वो उन लोगों ने इसको यूएसएसआर के विघटन का बिल्कुल फैसला कर लिया। अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई, जितनी नीड थी उतने नहीं बन पाए, ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा का आधार उभर के आया। वो जो 15 गणराज्य थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल होने लगी। उन्हें अपने देश, अपने गणराज्यों के को लेकर आत्मीयता की या फिर एक उसी के प्रति झुकाव की जो है नीड होने लगी, उसकी कल्चर को आगे बढ़ाने की नीड महसूस होने लगी, संप्रभुता की इच्छा बढ़ने लगी। तो इसके कारण वो यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। पार्टी का जनता के प्रति उत्तरदायी ना होना, वो जनता से कोई सवाल जवाब या कोई उसके प्रश्नों का उत्तर या फिर उसको कोई उसके अंदर अपने साथ पार्टिसिपेशन में नहीं रखती थी, जिससे लोगों को लगा कि लोग वहाँ से कटने लगे, लोग इस व्यवस्था से कटने लगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि इस तरीके से जो है वो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिमी देशों से पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर ना तो राजनीतिक संतुष्टि है ना ही आर्थिक संतुष्टि है। इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को हथियारों के साथ या फिर युद्धों में इन्वॉल्व किया, जिससे ये आर्थिक स्तर पर पीछे हटने लगा। लोगों की ज़रूरतों का सामान या लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई और लोगों ने इसके कारण यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन जो है शुरू हो गया, ठीक है। अब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं, बहुत ज़रूरी है।
विघटन तो हो गया, परिणाम क्या है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑटोमेटिकली शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया, ठीक है। एक ध्रुव विश्व की शुरुआत हो गई क्योंकि दूसरा ध्रुव तो खत्म हो चुका था सोवियत संघ, यानी सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व उभर कर आया। हथियारों की होड़ ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई कि अमेरिका किससे हथियारों की होड़ करेगा, और कोई पावरफुल कंट्री उस समय विश्व में थी ही नहीं। सोवियत खेमे का अंत, 15 नए देशों का उदय हो गया, ठीक है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, यानी जो भी संधि करार यूएसएसआर के नाम से हुए थे वो सब रशिया को मिल गए। रीज़न यही था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल था रूस का, ठीक है। दूसरा यही था कि इसकी शुरुआत, यूएसएसआर की शुरुआत भी रशिया के द्वारा ही की गई थी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये रीज़न था। तो इसलिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हो या संधि व करार हो जो यूएसएसआर के नाम से हुए थे, वो सब रशिया को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। विश्व राजनीति के शक्ति संबंध में परिवर्तन हो गए। अब दो ध्रुवीय विश्व नहीं रहा गया और शक्ति के शायद छोटे मोटे और क्षेत्र या फिर गुट अब उभर कर आने लगे। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या ये विचारधारा सही है। लोगों को इसमें डाउट होने लगा और इसकी हार के बाद उदारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। उनको अपनी व्यवस्था पर भरोसा होने लगा, उस पर ट्रस्ट होने लगा, उस पर प्राउड फील होने लगा, ठीक है। ये भी यूएसएसआर के विघटन के परिणाम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम शॉक थेरेपी की तरफ। शॉक थेरेपी क्या थी? दरअसल पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों का एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से गुजरने की प्रक्रिया, यानी ये एक संक्रमण की व्यवस्था थी जिससे, यानी ट्रांजिशनल स्टेज थी, जिसे साम्यवादी या फिर कहीं सत्तावादी और समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाना था, ठीक है। ये एक संक्रमण की व्यवस्था ही शॉक थेरेपी कहलाई। इस थेरेपी का अर्थ होता है आघात देकर उपचार करना, ठीक है। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात देकर उपचार करना, यानी एक चोट पहुंचाकर। और चोट क्या थी कि चोट थी इन सब का इनकी प्रेजेंट की स्टेट से, जो भी इसमें जिस शासन प्रणाली के अंदर ये रहे हैं उससे इनको दूसरी स्टेट में या फिर दूसरी सोच में, दूसरी विचारधारा में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये प्रक्रिया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में चलाई गई, ठीक है। संक्रमण इस टाइप लाइक जैसे होता है ना, कोरोना एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में होता है, वैसे ही समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संक्रमण करना है, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का हम लोग अगर मतलब देखें तो शॉक मीन्स होता है डैमेज देना। तो ये डैमेज किसको किया जा रहा था? समाजवादी व्यवस्था को, ठीक है। और थेरेपी यानी उपचार, ये उपचार किस चीज़ का था? यानी उपचार के तौर पर क्या किया जा रहा था? उपचार के तौर पर दिया जा रहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। यानी शॉक थेरेपी, शॉक हो गया डैमेज, और डैमेज किस चीज़ को किया जा रहा था? सत्तावादी व्यवस्था को। और थेरेपी मतलब उपचार, और उपचार में, उपचार के रूप में क्या परोसा गया? जैसे उपचार के रूप में हम लोग मेडिसिन देते हैं, यहाँ पे उपचार के रूप में लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को दिया गया, ठीक है। अब शॉक थेरेपी में क्या क्या चीज़ों को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप याद रखेंगे, किसके निर्देशन में चलाई गई? तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में ये चलाई गई। और ये साम्यवाद से था। क्या शॉक थेरेपी? साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण, ठीक है। शॉक यानी पीड़ा देना, डैमेज करना किसको? सत्तावादी या फिर समाजवादी व्यवस्था को, और उसको थेरेपी प्रदान करना किस चीज़ की? यानी उपचार करना उसका, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करके, या फिर उसको हम लोग क्या कहें? पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था प्रदान करके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? शॉक थेरेपी के अंदर हुआ क्या 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 किया जाना था? इसके अंदर संपत्ति का निजीकरण किया जाना था। जो संपत्ति अभी तक सिर्फ राष्ट्र के पास थी उसका निजीकरण किया गया, लोगों के अंदर वो बांटी गई, लोगों की खुद की अब निजी संपत्ति यहाँ पर होने लगी। कहाँ पे? यूएसएसआर के जितने भी गणराज्य थे। निजी उद्योगों का उदय हुआ। पहले सिर्फ राष्ट्रीयकरण था उद्योगों का, लेकिन अब निजी उद्योगों का उदय होने लगा। मुक्त बाजार व्यवस्था, ये सारे गुण जो है लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था के, ये चाहे वो निजी संपत्ति हो, निजी उद्योग हो या फिर मुक्त बाजार व्यवस्था हो, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, बाहर से भी जो कंपनियां हैं यूएसएसआर के इन 15 गणराज्यों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती थी, ठीक है।
वित्तीय खुलापन आया, मुद्राओं में परिवर्तनीयता आई। ठीक है, वित्तीय खुलापन आया कि यहाँ पे अब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, लोगों को या बाहर से कंपनीज़ को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की आज़ादी मिल गई, लोगों को निजी उद्योग धंधे, निजी कंपनी स्टार्ट करने की आज़ादी मिल गई, जिसके कारण वो सिर्फ एक गवर्नमेंट को, जिसे उन्होंने बांध दिया था कि निजी संपत्ति रही रखनी है, ऐसा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों की समाप्ति। यानी सिर्फ ये लोग जो हैं आपस में ही व्यापार नहीं करेंगे, पश्चिम मुल्क से, पश्चिमी यानी का मतलब हो गया कि पूंजीवादी व्यवस्था वाले मुल्क से भी ये लोग व्यापार करेंगे, केवल अपने आप को खुद के 15 इन राज्यों के व्यापार तक सीमित नहीं रखेंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, पोलैंड, इन सब से भी ये व्यापार की स्थिति को रखेंगे। ये हमारी शॉक थेरेपी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो यूएसआर के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये जो आंदोलन हमने शुरू किया है, यानी जो उसको सपना दिखाया गया था कि तुम लोगों को अगर ये अपनी हालत को सुधारना है तो इस व्यवस्था से, यानी समाजवादी व्यवस्था से निकल जाओ और लोकतंत्र व्यवस्था में आ जाओ। लेकिन लोगों को ये जो सपना दिखाया गया ये आधा अधूरा था, लोगों को इसके कुपरिणाम नहीं पता थे, लोगों को इसके दुष्प्रभाव नहीं पता थे। ठीक है, उनको लगा कि हमें पश्चिमी देशों की भांति जीवन मिल जाएगा, हम लोगों को वैसा ही लिविंग ऑफ स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे ही हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं और इस शॉक थेरेपी के कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी निकले। सबसे पहला क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला तो रूस का औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया, पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर में जाने के कारण उसका औद्योगिक ढांचा जो है बिल्कुल ही गिर गया, उसकी मुद्रा में गिरावट आई, उसकी वैल्यू जो है, उसके रूबल की, उसकी करेंसी रूबल की वैल्यू जो है वो कम हो गई। ठीक है, थर्ड है समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें सभी लोगों के भलाई की बात की जाती थी वो ख़त्म हो गई, अब निजी संपत्ति को लेकर आया गया। आर्थिक असमानता तो बढ़ेगी, जब निजी संपत्ति आएगी तो लोगों के बीच में अमीर गरीब का भेद जो है वो बनेगा, तो आर्थिक असमानताएं बढ़ने लगी। माफिया वर्ग का उदय हुआ, ये बहुत है ज़रूरी है ये जानना कि माफिया वर्ग यानी एक बिचौलिया का उदय होने लगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे, इस चीज़ से जो है ये व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हो रहा था। ठीक है, वित्तीय संसाधन और इनकम, जैसे बैंक दिवालिया हो गए। ठीक है, कई सारे बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, उनके यहाँ पे पैसों की कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि जो है मनी रोटेट होना बंद हो गई, जिसके कारण बैंक को दिवालिया निकल गया। संसद कमज़ोर हो गई। ठीक है, पूर्ण रूप से कमज़ोर हो गई संसद यहाँ पे। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल इसको कहा जाता है। इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या है, उसके कारण और परिणाम लिखिए। तो जो हमारी शॉक थेरेपी है वो इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, यानी गराज का जो सामान इस तरीके से बेचा जाता है ऐसा लगने लगा था गराज सेल है। रीज़न ये था 90% उद्योगों को मार्केट में जितनी उसकी वैल्यू थी उससे भी कम वैल्यू पर दिया गया, तो राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने इस तरीके से उनको ख़रीदा, 90% उद्योगों जितनी उनकी मार्केट वैल्यू थी उससे भी कम वैल्यू में। ठीक है, मुद्रास्फीति होने लगी। खाद्य वस्तु के आयात के कारण रूस की जो रूबल है उसको ख़रीदना पड़ा बाहर से सामान, खाने पीने की वस्तु में कमी आ गई, इसी कारण उसके रूबल में गिरावट आ गई, उसकी वैल्यू कम होने लगी पैसे की। ठीक है, अकादमिक और बुद्धिजीवी लोग जो है यहाँ से बाहर जाने लगे, रशिया छोड़कर बाहर निकलने लगे, यानी ब्रेन का भी ड्रेन होने लगा, यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था। ठीक है, निजीकरण के कारण धनी और निर्धन के बीच में गहरी खाई बढ़ने लगी। लोगों को लगने लगा कि नहीं, अमीर गरीब का भेद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति हो गई और मिडिल क्लास लोग हाशिए पर आ गए। ठीक है, यानी बिल्कुल ही कॉर्नर पर आ गए। तो ये थी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी, ये कब हुई, किसके निर्देशन में हुई, इसके क्या परिणाम निकले, या फिर कहीं इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी, इसके परिणाम तथा इसके रीजंस क्या थे, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है।